ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो है डिफरेंट टाइप्स की सैम्पलिंग को पढ़ा था। तो बेसिकली दो टाइप्स की सैम्पलिंग होती है आपके पास। तो उसमें आपके पास एक तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमने पढ़ी थी, और उसके अलावा दूसरी जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जजमेंट सैम्पलिंग, उसके बारे में बताया था। तो जो आपके पास रैंडम सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, उसकी मैंने आपको टाइप्स बताई थी आपके सामने। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, इसको हम पढ़ चुके हैं, इस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए, आप जो दूसरी टाइप्स हैं उनको फिर हम बारी बारी वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब जो सेकंड टाइप है हमारे पास, जो आज हम पढ़ेंगे, वो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो सबसे पहले जो हम इसको पढ़ते हैं, आपके सामने जो है रैंडम डिजिट्स का टेबल है। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा दूं ताकि आपको पता होगा जो पीछे आपने पढ़ा है वो आप दोबारा आपके सामने आ जाए। ये एक्सरसाइज 6.2 है आपके बुक की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6.1 है आपके पास। तो इसमें इफ वी हैव ए पॉपुलेशन ऑफ 10,000, तो ये आपके पास 10,000 की पॉपुलेशन है, और विश टू सैंपल 20 उस रैंडम नंबर सैंपल जो है 20 साइज का है। तो 10,000 आपकी पॉपुलेशन में से आपने 20 साइज का एक सैंपल जो है वो चूज करना है। तो इसमें हमने जो है रैंडम डिजिट टेबल को यूज करें टू सिलेक्ट 20 इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करने के लिए। ये जो 10,000 हैं उनमें से, तो जो भी आपके नंबर्स आप सिलेक्ट करेंगे, आपने जो है उनको फिर लिस्ट करना है, और उसके लिए जो आप रैंडम डिजिट टेबल है उसको आप यूज करेंगे। तो अब इसके अंदर जो स्कीम है वो स्कीम आपको दी जाएगी। कौन सी स्कीम आप यूज करें? जैसे मैं ये स्कीम आपको दे रहा हूँ कि आप किसी स्कीम को यूज करेंगे। स्कीम आपके पास ये है कि स्टार्टिंग, अच्छा सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले स्कीम भी सवाल में गिवन होगी सर? ये गिवन होगी, ये आपको गिवन होगी। अब सबसे पहले जो 10,000 आपके पास पॉपुलेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इनको असाइन करेंगे नंबर्स। असाइन की 10,000 ऑब्जेक्ट्स डिजिट कहां से कहां तक, क्योंकि ये 10,000 है तो 4 डिजिट्स हम यूज करेंगे। तो हम 0000 से इनको नंबर असाइन कर देते हैं 9999 तक, ठीक है ना। तो ये आपके 10,000 ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम असाइन करते हैं 0000, सेकेंड ऑब्जेक्ट को 0001। इस तरह जो लास्ट ऑब्जेक्ट होगा 10,000 ऑब्जेक्ट, उसको असाइन करेंगे 9999, ठीक है। तो ये आपने पहले असाइनमेंट कर दी। अब आ जाए स्कीम में आपको दे रहा हूँ। स्कीम 1 है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम गोइंग डाउन, पहले कॉलम को आप चूज करें और फिर आप नीचे जाए, उसकी रो के अंदर जो भी एंट्रीज हैं उनको आप वन बाय वन सिलेक्ट देखेंगे, और उसके अंदर जो चूज फर्स्ट 4 डिजिट्स ऑफ ईच एंट्री, हर एंट्री की जो फर्स्ट 4 डिजिट्स हैं उनको जो है आप चूज करें। तो अब जैसे अगर मैं रैंडम टेबल ये आपके सामने है, तो ये फर्स्ट कॉलम में मैं जाता हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, और इस फर्स्ट कॉलम में जो शुरू के 4 डिजिट है उनको मैं चूज करता हूँ। तो ये फर्स्ट कॉलम में जो आपके पास पहली रो में है, जो पहली वैल्यू लिखी हुई है, पहली एंट्री है, तो इसमें से मैं क्या चूज करूंगा? 1581, सही है। जो सेकंड, अब मैं नीचे जाऊंगा, इसके बाद जो सेकंड रो है इसमें मैं क्या चूज करूंगा? 0928। तो जीरो की तो इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर शुरू में हो तो ये एक्चुअली 928 होगा। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, फिर आप क्या चूज करेंगे? 4112। इसी तरह आप नीचे जाएंगे, आप क्या चूज करेंगे? 7457। फिर उसके बाद आप नीचे जाएंगे, आप क्या चूज करेंगे? 0099, जो कि एक्चुअली 99 है। फिर उसके बाद है 7245, फिर 6749। तो इस तरीके से अब पहले कॉलम के अंदर ये जो आपकी रो डिफरेंट रोज में नंबर सर जीरो को ऐड करेंगे, 4 वैल्यूज चूज करनी तो 0099 लेंगे। 0099 लेंगे, लेकिन फिर वो ज़ाहिर शुरू के 2 जीरो तो हट ही जाएंगे। वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, उसका नंबर हट क्या होगा? जाएंगे, 99, बिल्कुल। सही है। तो इस तरीके से तो जो है आप पहले कॉलम में 4 काउंट होंगी है। पहले कॉलम में जो आप शुरू के सर 4 डिजिट्स काउंट आप जो है चूज 4 कर रहे होंगी हैं। है, जी, काउंट ये 4 होंगे। हाँ हाँ 4 इसलिए होंगे क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्ट्स को आपने नंबर असाइन किया ना 0000, यानी 4 डिजिट्स में असाइन किया ना 999 तक। तो आप कितने चूज यस करेंगे? सर। शुरू के 4 डिजिट्स। अगर इस तरह होते 00 से 999, 2 डिजिट में होते शुरू के, आप 2 डिजिट ले लेते। अगर 000 से 000 से 999 तक होते तो फिर आप शुरू के 3 डिजिट ले लेते। अब क्योंकि इसमें 4 जीरो है, 0000 से 999 तक, तो इसलिए जो आप बिल्कुल नंबर चूज कर रहे हैं शुरू के 4 डिजिट चूज कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से जब आप चूज यस करेंगे सर, तो आगे आपका समझ। कौन सा सैंपल बनेगा? यहाँ से 1581, फिर 0928, फिर 41112, इस तरीके से मैंने चूज कर लिया। तो ये आपके सामने 1581, 0928 जो कि एक्चुअली 928 है, फिर उसके बाद 4112 है, 7457 था, फिर 0099 था जो कि एक्चुअली 99 है। तो इस तरीके से ये आपने 20 ऑब्जेक्ट चूज कर लिए, आपका सैंपल जो है कंप्लीट हो गया, और ये आपकी रैंडम सैंपलिंग हो गई। अब आ जाए, यही जो क्वेश्चन है इसको मैं दे रहा हूं आपको स्कीम 2, या आपने खुद करना है, या बाद में जब क्लास खत्म हो जाए ये शीट आपके पास आ जाएगी, तो आप ये जो स्कीम 2 है इसके मुताबिक इन्हीं 10,000 नंबर में से 20 नंबर्स को जो है आप जो है चूज करेंगे। अब इसमें स्कीम 2 क्या है? स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड कॉलम। अब आपने सेकंड कॉलम से स्टार्ट करना है गोइंग डाउन, और फिर आप उससे नीचे जाएंगे, और फिर उसमें चूज लास्ट
4 डिजिट्स, इसके अंदर आपने जो है आखिर के 4 डिजिट्स को जो है चूज करना है, शुरू के 4 डिजिट्स को चूज नहीं ठीक है करना, आखिर के 4 डिजिट्स। तो आप जो है गो इनटू द सेकंड कॉलम और देन इन ईच एंट्री इनटू द सेकंड कॉलम गोइंग डाउन, तो आपने क्या करना है, जो लास्ट के 4 डिजिट्स है वो आप चूज करेंगे। तो अब इसमें जो 20 सैंपल बनेंगे वो कौन से होंगे, ये आप खुद करेंगे काम। तो अब आ जाए, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रैंडम सैम्पलिंग आप कर रहे हैं, ये आप रैंडम डिजिट के टेबल से कर रहे हैं, तो इसको आप एमएस एक्सेल में भी कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में आपके पास अगर जो है आपकी डेटा मौजूद हो, डेटा शीट आपके पास मौजूद हो, तो वहां पर भी आप किसी भी कॉलम के ऊपर जिसमें से आपको रैंडम सैंपल चूज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं एमएस एक्सेल के जरिए। तो एमएस एक्सेल में आप रैंडम सैम्पलिंग किस तरह करेंगे, तो ये जैसे ये मैं आपको जो है एग्जाम्पल जो है मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर ठीक है, ये एमएस एक्सेल की शीट आपके सामने आ गई है ना? नहीं आई सर, नहीं आई। अब देखें, आई है एमएस एक्सेल की शीट? आ गई आ गई। अच्छा, अब ये एमएस एक्सेल की शीट है आपके पास। तो इसमें आप जो है आपके पास, आप देख रहे हैं आपके पास जो ऊपर फाइल मेन्यू है, तो उसमें आपके पास जो है डिफरेंट जो है आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें इसमें आप जाए, आपके पास देखें इसके अंदर ये आपके पास जो है फाइल ऑप्शन है डेटा की। तो ये जो डेटा की आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो डेटा की ऑप्शन में आपके पास ये आप देख रहे हैं डेटा एनालिसिस की ऑप्शन है, बिल्कुल लास्ट राइट हैंड कॉर्नर पर नजर आ रही है ना आपको। डेटा में आप जाएंगे, उसके अंदर भी लास्ट हैंड साइड पर आपके पास डेटा एनालिसिस की ऑप्शन है, ये नजर आ गई आप जी सबको? अच्छा, अब हो सकता है जी कि सर। ये जो है इसको ऐड इन करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ये जो डेटा एनालिसिस की जो आपके पास ये जो कमांड है, तो ये आपके एक्सेल के साथ आती है, लेकिन ये इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो ये अगर फर्ज करें ये इंस्टॉल नहीं है, तो फिर आप किस तरह इंस्टॉल करेंगे? अगर आप डेटा में जाते हैं और आपको ये डेटा एनालिसिस की कमांड नजर नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि आपके एक्सेल के अंदर ये डेटा एनालिसिस की जो कमांड है वो इंस्टॉल नहीं है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आप ऑफिस के टैब पर जाएंगे, ये ऑफिस का टैब है, ये जो ऑफिस का बटन है आप इसको क्लिक करें और इसके अंदर फिर आप इसमें आएंगे, लिखी हुई एक्सेल ऑप्शन। ये जो एक्सेल ऑप्शन है अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर एक आपके पास जो है ये विंडो ओपन होगी। तो इस विंडो के अंदर आप देखेंगे आपके पास ये जो है आपके पास एडवांस की जो है ऑप्शन है, अगर आप इसको क्लिक करें तो अब इसके अंदर आपके पास जो है यहाँ से ये एड इन की ऑप्शन है, एड इन है आपके पास। ये एड इन की कमांड में आप जाएंगे तो इसमें आप देखें इसके अंदर ये पहली ऑप्शन है एनालिसिस टूल पैक। अगर आप इस एनालिसिस टूल पैक को क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो है ये आपके पास ये जो एक्सेल का ये जो डेटा एनालिसिस है ये आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। इसको आप ओके कर देंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये आप डेटा में जाते हैं और आपको डेटा एनालिसिस की कमांड नहीं मिलती तो आप ये ऑफिस के बटन में जाएं, फिर एक्सेल ऑप्शन में जाएं, इसके अंदर फिर आप जो है एड इन्स में जाएं। एड इन्स में आप जाएंगे तो ये आपके पास एनालिसिस टूल है, आपके पास एनालिसिस टूल पैक है। तो आप इसको अगर आप क्लिक करेंगे ना तो इसके अंदर ये जो आपका डेटा एनालिसिस है वो इसके अंदर फिर यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इस तरह शो नहीं हो रही है तो आप इसको एड इन कर लेंगे। तो अब आ जाए, अब जैसे मैंने इसके अंदर डेटा दिखाया हुआ है, जैसे ये बी कॉलम में ये मेरे पास जो है ये वैल्यूज है, ये जो भी वैल्यूज है जिनको आप जिनसे आप रैंडम सैंपल लेना चाहते हैं, ये हो सकता है ये आपके पास जो है ये नंबर ऑफ यूनिट्स हो आपके पास जो आप किसी भी महीने में सेल कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स सॉल्ड हो, या किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। तो ये आपके पास डेटा है। ठीक है, अब इसमें से आपने रैंडम सैंपल जो चूज करना है, ये जैसे मैंने ये 40 वैल्यूज जो है इसके अंदर मैंने ली है, तो अभी जो 40 वैल्यूज है तो अब इनमें से मैं एक रैंडम सैंपल किस तरह चूज करता हूँ, तो आप जो है डेटा की कमांड में जाए, फिर आप डेटा एनालिसिस में जाए। तो जब आप डेटा एनालिसिस को क्लिक करेंगे तो ये डेटा एनालिसिस का आपके पास जो है डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो इसके अंदर मुझे जो है सैम्पलिंग को चूज करना है। आप सैम्पलिंग करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर डिफरेंट जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डिफरेंट टाइप्स की इसके अंदर है जो आप कर सकते हैं, जैसे कोरिलेशन है, कोवेरियंस वगैरह है, हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो इसमें आप जब जाएंगे जो सैम्पलिंग है आप इसको चूज करके इसको ओके कर दें। जब आप सैम्पलिंग को चूज करके आप ओके करेंगे तो अब इसके अंदर अब आपको ये बताना है कि जो आपके पास डेटा है जिसका आप रैंडम सैंपल बनाना चाहते हैं उसकी इनपुट रेंज क्या है। तो ये जो डेटा है ये कॉलम बी में है और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये 23 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उसकी डेटा रेंज आ जाएगी $B $2। तो आपको पता है एक्सेल में आप रेंज किस तरह लिखते हैं,
डी कॉलम है तो इससे पहले डॉलर लिखेंगे और फिर उसके अंदर रो कौन सी है उसके बाद डॉलर लिख के वो रो आप बताएंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो आपके पास कॉलन लगाएंगे आप कि आपका डेटा रेंज बताने के लिए। तो ये यहाँ से जो आपका डेटा है इसकी रेंज कहाँ तक है, ये जो भी लास्ट वैल्यू है आपके पास, ये लास्ट वैल्यू ये है मेरे पास, ये आपके पास है $41। तो ये जो डेटा की रेंज है, हेलो। इनपुट रेंज, ये आपके पास क्या है, जो B2 है आपके पास, B2 का जो आपके पास कॉलम है, इससे लेके जो B41 है वहां तक ये 40 वैल्यूज है। क्योंकि जो पहली रो है उसमें तो आपने हेडिंग डाली हुई, वो आपका डेटा नहीं है। अगर आप उसको चूज करते हैं तो फिर यहाँ पे गलती होगी। तो डेटा की जो भी रेंज है, जो आपके पास डेटा है, उसको आप इनपुट रेंज के अंदर, इनपुट रेंज के अंदर आप सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ से ये जो रैंडम आपके पास लिखा हुआ है इसमें बताया नंबर ऑफ सैंपल्स, यानी जो आपके पास सैंपल है उसका साइज क्या होगा। लेट्स से ये मैं 11 मेरा सैंपल साइज, यानी 40 वैल्यूज में से मैं 11 साइज का एक रैंडम सैंपल चूज करना चाहता हूँ। अच्छा, अब जो भी आप सैंपल चूज कर रहे हैं वो आपका आउटपुट है। उस आउटपुट को आप कहाँ पे जो है स्टोर करना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट में स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप न्यू वर्कशीट ले लें। और अगर आप उसको इसी शीट के ऊपर स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी आउटपुट रेंज आप बताएंगे। आउटपुट रेंज लेट्स से मैं इसको चूज करता हूँ यहाँ, यानी ये D3 में, D3 से मैं इसको चूज कर लेता हूँ। ये 11 से ज्यादा ही इसको रख लें, जैसे D3 से आप इसको D22 तक इस रेंज के अंदर आप इसको स्टोर कर सकते हैं इसी शीट के ऊपर, ठीक है। यानी यहाँ से D3 से और ये D3 से D22 तक ये आपने आउटपुट रेंज बता दी। तो उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे। तो आप जैसे ओके करेंगे तो ये जो आपने रेंज बताई थी, तो इसके अंदर ये आपको एक इसने जो है रैंडम सैंपल जो है वो चूज करके दिखा दिया इन वैल्यूज में से, जिसका साइज जो 11 है, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आपने MS एक्सेल से जो है रैंडम सैंपल चूज करना है तो आप MS एक्सेल में आएंगे और उसमें आपके पास जो आपके पास डेटा, आपके पास डेटा की जो ऑप्शन है फाइल मेन्यू में, उसमें जाएं, डेटा एनालिसिस में जाएं। इसके अंदर एनालिसिस टूल है आपके पास, इसमें आप चूज कर लें, सैम्पलिंग चूज कर लें, फिर आप इसको ओके करें। सर तो आपका डेटा है राजा के, जी हेलो सर ये राजा कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, वो टाइप कर रहे हैं, उनका माइक नहीं खुल रहा, वो कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अच्छा, मैं दोबारा इसको बताता हूँ। आपने MS एक्सेल, मैं आपको बता रहा हूँ, MS एक्सेल से जो है माइक आपका खुला होगा। MS एक्सेल से अगर आप जो एक रैंडम सैंपल चूज करना चाहते हैं तो आप किस तरह चूज करेंगे, सही है। तो अब इसमें देखेंगे डेटा जो है आपके पास, इसमें अपना एक्सेल हमारे को लेब वगैरह तो कुछ नहीं होगा ना, ये तो हैंड रिटन होगा। केचप भी ले आओ। ये पेपर में नहीं होगा, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अगर आप वैसे करना चाहते हैं, ये पेपर में तो नहीं है, वैसे आप प्रैक्टिकली आप कभी आपको करने की जरूरत हो MS एक्सेल से तो आप किस तरह करेंगे, सही है। तो अब इसके अंदर आप जिन वैल्यूज के ऊपर जिस वैल्यू से आप जो अपना सैंपल चूज करना चाहते हैं, आपकी जो पॉपुलेशन वैल्यूज हैं वो मैंने ये B कॉलम में है। ये B कॉलम में सेकंड रो से स्टार्ट हो रही है 41 तक, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इसमें से रैंडम सैंपल चूज करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है ये अपने आप डेटा की उसमें गए ऑप्शन में, फाइल मेन्यू में, उसके अंदर ये डेटा एनालिसिस है, इसको आपने चूज कर लिया, सही है। अब ये डिफरेंट टाइप्स की डेटा एनालिसिस आपके पास है जो आप कर सकते हैं। इसमें आप इस पर जाएंगे, आप सैम्पलिंग पर जाएंगे, आप सैम्पलिंग को चूज करेंगे। ये आपने सैम्पलिंग को चूज कर लिया, सही है। फिर इसको आप ओके कर दें। अब यहाँ पर इसके अंदर जो आपका जो डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो रहा है, तो अब इसके अंदर आपने ये बताना है जो डेटा है जिसकी आपने सैम्पलिंग करनी है, यानी जो आपके पास पॉपुलेशन डेटा है उसकी इनपुट रेंज क्या है। और इसकी इनपुट रेंज आपके पास क्या थी, वो आपके पास B कॉलम में था। और सेकंड रो से आप सेकंड रो को जब आप चूज करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा $B $2। फिर उसके बाद कॉलन लगा के आप बता देंगे ये कहाँ तक लास्ट इसकी वैल्यू है। ये आपके पास जो है DS41 तक है, $B $41। तो सेकंड रो से ये आपके पास जो है 41 रो तक है। ये आपने इसकी इनपुट रेंज बता दी, सही है। फिर रैंडम में आएंगे, नंबर ऑफ सैंपल्स। आप इसमें जो है सैंपल का साइज आप बताएंगे कितना। जैसे मैं सैंपल का साइज फर्ज करें मैं 11 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 11 लिख दिया। आप जो भी सैंपल साइज आप 5 का लेना चाहते हैं तो 5 लिखते हैं। और फिर इसकी जो आउटपुट रेंज है आपके पास के जो भी आपका सैंपल चूज होगा वो कहाँ पर स्टोर होगा। तो ये जैसे न्यू वर्कशीट में भी आप स्टोर कर सकते हैं, या आप इसको अगर इसी शीट में स्टोर करना चाहें तो फिर आप बताएंगे कि आप इसकी रेंज क्या होगी। जैसे मैंने इसकी रेंज बताई कि ये जो है कॉलम D में थर्ड रो से जो 22nd रो तक है, इसके अंदर मैं इसको स्टोर करूंगा। अब जैसे तो अब इसको अगर मैं ओके कर दूं तो उसके बाद जो है ये जो भी आपका
जो सैंपल था वो इस रेंज के अंदर इसने शो कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट लेता तो फिर ये जो न्यू वर्कशीट मुझे नजर आ रही शीट 4, इसके अंदर ये मेरे रैंडम सैंपल को शो करता। तो समझ में आ रही बात कि आप एक्सेल को यूज करके आप किस तरीके से रैंडम सैंपलिंग कर सकते हैं। पेपर में एक्सेल यूज करना है। एक्सेल आप मतलब बाज एक्सरसाइजेज में आपको दे सकता हूँ असाइनमेंट वगैरह में, उसमें आप यूज कर सकते हैं। पेपर में तो खैर ये एक्सेल वाला पार्ट नहीं होगा, क्योंकि पेपर तो आपका हैंड रिटन होगा, वो कोई कंप्यूटर पर नहीं होगा। लेकिन मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको दे सकता हूँ असाइनमेंट के तौर पे, जिसमें आपको एक्सेल यूज करके जो है रैंडम सैंपल जो है बनाना होगा। तो ये समझ गए आप, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सबके? यस सर, क्लियर है। सही है, तो अब आ जाए, अब उसके बाद जो है अब आ जाए तो अभी दोबारा जो है अब उस पर लेक्चर पे आ जाते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे पास, इसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ कि किस तरीके से जो आप जो एक्सेल को यूज करके आप रैंडम सैंपल बनाएंगे। अब आ जाए जो आपके पास रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसमें मैं सेकंड टाइप की सैंपलिंग आप पढ़ते हैं, जैसे सिस्टमेटिक सैंपलिंग है। तो अब जो सिस्टमेटिक सैंपलिंग है वो हम किस तरह करते हैं? तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग में हम ये करते हैं कि इसके अंदर जो हर सैंपल होता है सेम साइज का, उसके सिलेक्ट होने के चांसेस जो है वो इक्वल नहीं होते, बट लेकिन इसमें जो हर आइटम है पॉपुलेशन का, उसके सैंपल में सिलेक्ट होने के चांसेस जो है वो सेम होते हैं। तो ये इसके अंदर प्रॉपर्टी है कि जो ईच सैंपल है आपके पास ऑफ सेम साइज डज नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, उसके सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल नहीं होते। लेकिन जो ईच आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन ए सैंपल, उसके सैंपल में, किसी भी सैंपल में सिलेक्ट होने के चांसेस जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये किस तरह होगा? आप जैसे इसका मेथड क्या है, इसको आप किस तरीके से जो है वो सिलेक्ट करते हैं? तो इसमें हम एलिमेंट्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से एट ए यूनिफॉर्म इंटरवल। हम कोई यूनिफॉर्म इंटरवल यूज करके अपने एलिमेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से फर्ज करें मैं चाहता हूं कि हर 5th एलिमेंट को मैं सिलेक्ट करूं, तो जो मेरा यूनिफॉर्म इंटरवल है उसका साइज 5 है। 5th एलिमेंट का मतलब है जैसे मैंने 5th एलिमेंट चूज किया, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट में चूज करूंगा वो 10th होगा, फिर जो नेक्स्ट में चूज करूंगा वो 15th होगा। इस तरह 5-5 के गैप से, 5-5 के यूनिफॉर्म इंटरवल से मैं अपने एलिमेंट्स को जो है वो चूज करूंगा। तो इसके अंदर हम इस तरीके से जो है अपना सैंपल जो है वो चूज करते हैं। हम एक यूनिफॉर्म इंटरवल जो है उसको चूज कर लेते हैं और फिर उसके हिसाब से हम अपने एलिमेंट जो है वो अपने सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें पहली चीज तो है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, यानी फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या होगा, तो इसको हम रैंडमली डिसाइड करते हैं। या आपकी मर्जी है या आपको गिवन होगा, आप अपनी मर्जी से या आपको जो गिवन है उसके हिसाब से आप चूज करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट क्या हो। कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट हो जहां से आप स्टार्ट करें, या 7th एलिमेंट हो जहां से आप स्टार्ट करें, तो इट्स अप टू यू। तो पहली चीज तो है कि आप कहां से स्टार्ट करें, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, या आप खुद डिसाइड करेंगे रैंडमली। और फिर दूसरी चीज आपके पास ये है कि व्हाट शुड बी द यूनिफॉर्म इंटरवल। यूनिफॉर्म इंटरवल का साइज क्या होगा, यानी कि आप हर 6th एलिमेंट चूज करेंगे, या हर 5th एलिमेंट चूज करेंगे, या हर 10th एलिमेंट चूज करेंगे, या हर 20th एलिमेंट चूज करेंगे। तो ये भी जो यूनिफॉर्म इंटरवल है ये भी आप रैंडमली आप खुद चूज करेंगे। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करें या आप खुद चूज करेंगे या आपको गिवन होगा, और फिर यूनिफॉर्म इंटरवल क्या हो, उसके बाद हर कौन सा एलिमेंट जो है हम चूज करते जाएंगे, ये भी जो है आप खुद डिसाइड करेंगे रैंडमली, या ये आपको गिवन होगा। तो एनी एलिमेंट कैन बी फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट हो सकता है। तो इस तरह ये जो बात है कि ईच आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ये बात पूरी हो जाएगी। कोई भी आइटम क्योंकि आप चूज कर सकते हैं, तो हर आइटम के सैंपल में होने के चांसेस बराबर होंगे। लेकिन जब आप फर्स्ट आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके साथ अब आप एक यूनिफॉर्म इंटरवल आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद जो सर्टेन एलिमेंट्स होंगे उनको आप चूज नहीं कर सकते, वो आपके सैंपल से एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो अभी मैं एग्जांपल करूंगा, उसमें आप समझ जाएंगे। तो जब आपने फर्स्ट एलिमेंट चूज कर लिया और उसके बाद आपने यूनिफॉर्म इंटरवल जो है वो चूज कर लिया, तो फिर जो सर्टेन एलिमेंट्स हैं वो खुद ब खुद एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो इससे जो ये वाली बात पूरी होगी कि जो सैंपल होगा सेम साइज का, उसके सिलेक्ट होने के चांसेस जो है वो बराबर नहीं होंगे। तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अब जैसे ये एग्जांपल 1 है आपके पास, ये आपको पॉपुलेशन दी हुई है 31, ये आपके पास एग्जांपल 1 है, पॉपुलेशन दी हुई है 31, 4, 45, 76, इस तरह 47 तक। तो अब आपने इसके अंदर एक सैंपल साइज सिलेक्ट करना है 8, जिसका साइज 8 हो। सिलेक्ट अ सैंपल साइज ऑफ साइज 8। और अब हम जो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें पहले हम डिसाइड करते हैं कि आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, तो कहां से स्टार्ट करें। तो इसमें आपको गिवन है स्टार्ट फ्रॉम सेकंड एलिमेंट। स्टार्ट फ्रॉम सेकंड एलिमेंट, तो ये आपको दिया हुआ है कि आप सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करें।
फिर उसके बाद जो है आपका यूनिफॉर्म इंटरवल क्या होगा, उसके बाद देन सेलेक्ट ईच थर्ड एलिमेंट, यानी पहले तो आप सेकंड एलिमेंट चूज कर लें, वहां से आप स्टार्ट करें, उसके बाद फिर आप हर थर्ड एलिमेंट को चूज करें। तो ये आपका यूनिफॉर्म इंटरवल है, दैट इज इन ऑर्डर, दैट इज 3, यानी आप थर्ड एलिमेंट को आप चूज करेंगे। अब जैसे ये आपके पास पॉपुलेशन है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपने कहां से स्टार्ट किया, कौन सा एलिमेंट चूज किया आपने, सेकंड। तो ये सेकंड एलिमेंट इसके अंदर 4 है, तो ये मैंने सर्किल में दिखा दिया, पहले मैंने सेकंड एलिमेंट चूज किया। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट एलिमेंट चूज करूंगा वो थर्ड एलिमेंट होगा। तो इससे आगे अगर थर्ड एलिमेंट देखें 1 2 3, ये थर्ड एलिमेंट है 12, फिर मैंने इसको चूज कर लिया। फिर उसके बाद थर्ड एलिमेंट आगे जाए चूज करें, 2 और 23 को आप एक्सक्लूड कर देंगे, आप 75 चूज करेंगे। इसी तरह फिर 2 एलिमेंट छोड़कर आप थर्ड 57 चूज करेंगे, फिर 60 चूज करेंगे, फिर आप 85 चूज करेंगे, फिर 63, फिर 65। तो इस तरह आपने ये 8 एलिमेंट चूज कर लिए। बात समझ में आ रही है किस तरह मैं ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग कर रहा हूँ? क्लियर है ये बात? यस सर। तो अब Yes, sir, clear है। इसके अंदर जब आपने पहला एलिमेंट चूज किया सेकंड, फिर उसके बाद आपने अपना यूनिफॉर्म इंटरवल साइज चूज किया कि आप अब हर थर्ड एलिमेंट चूज करेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स थे 31, 45, 76 जिनके नीचे मैंने रेड लाइन बनाई है, ये खुद ब खुद एक्सक्लूड होगा। दीज एलिमेंट्स हैव नो चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो इन एलिमेंट्स का अब आपके सैंपल में सिलेक्ट होने का कोई भी चांस नहीं है। तो ये वाली बात है कि ईच सैंपल ऑफ सेम साइज डज नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, बिकॉज जब आप पहला एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं और आप यूनिफॉर्म इंटरवल सिलेक्ट करते हैं, तो खुद ब खुद कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये जो आपके पास एलिमेंट्स थे इसके अंदर, ये जो रेड लाइन जिनके नीचे बनी हुई है, तो ये आपके एक्सक्लूड हो गए। तो आपने सेकंड चूज किया 4, फिर थर्ड एलिमेंट 12, फिर थर्ड एलिमेंट 75, फिर थर्ड एलिमेंट 57। इस तरह आप थर्ड चूज करते गए जब तक आपको 8 सैंपल के अंदर मेंबर नहीं मिल गए। तो ये जो आपका रिक्वायर्ड सैंपल है आपके पास जिसका साइज 8 है, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे, 4 होगा, 12 होगा, 75 होगा, 57 होगा, 60 होगा, 85 होगा, 63 होगा और 65 होगा। तो ये जो है आपके पास ये आपकी एग्जांपल है सिस्टमेटिक सैंपलिंग की। तो इसके अंदर आप जो है यूनिफॉर्म इंटरवल जो है वो चूज करते हैं। तो जो यूनिफॉर्म इंटरवल आप चूज कर रहे हैं वो 3 टाइप्स का हो सकता है, यानी यूनिफॉर्म इंटरवल इन टाइम हो सकता है, यूनिफॉर्म इंटरवल इन स्पेस हो सकता है और यूनिफॉर्म इंटरवल इन ऑर्डर हो सकता है। जैसे ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इसमें यूनिफॉर्म इंटरवल इन ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर में आप जो है चूज करेंगे, हर थर्ड चूज करें। अब यूनिफॉर्म इंटरवल इन टाइम जो है उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि यूनिफॉर्म इंटरवल इन टाइम किस तरह आप चूज करेंगे। फर्स्ट करें कि आप जो है आप एक सड़क पर खड़े हुए और आप जो है चेक कर रहे हैं कार्स को। तो अगर आप एवरी 10th कार पासिंग थ्रू एन इंटरसेक्शन चूज करते हैं जो कि, या एवरी 10th मिनट में जो कार पास हो रही है, आप एवरी 10th मिनट, हर 10 मिनट के बाद जो कार पास हो रही है आप उसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये आपके पास यूनिफॉर्म इंटरवल है इन टाइम। तो आपने एक मखसूस टाइम पीरियड चूज कर लिया कि हर 10 मिनट के बाद जो भी व्हीकल या कार पास हो रही होगी आप उसको चेक करेंगे। तो ये आपके पास एग्जांपल है यूनिफॉर्म इंटरवल इन टाइम। अच्छा, अगर मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल अगर यूनिफॉर्म इंटरवल इन स्पेस आप लेते हैं, स्पेस में अगर आप यूनिफॉर्म इंटरवल लेते हैं, तो फर्स्ट करें आप कोई सर्वे कर रहे हैं और घरों में जाकर मुख्तलिफ आप एक लोकेलिटी में गए और हर घर में जाके आप एक सर्वे जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप जो है यू सिलेक्ट एवरी 6th हाउस, तो अगर आप हर छठा घर जो है वो सिलेक्ट करते हैं सर्वे करने के लिए, तो ये भी जो है सिस्टमेटिक सैंपलिंग है। और इसके अंदर जो यूनिफॉर्म इंटरवल है वो स्पेस में है। तो यूनिफॉर्म इंटरवल जो आप चूज कर सकते हैं अपनी सिस्टमेटिक सैंपलिंग में, वो 3 टाइप्स का हो सकता है। यूनिफॉर्म इंटरवल इन टाइम, जैसे ये मैंने कार वाली मिसाल दी कि हर 10 मिनट के बाद जो कार है आप उसको जो है चेक करते हैं। यूनिफॉर्म इंटरवल इन स्पेस, जैसे इसकी मिसाल दी कि आप कोई सर्वे कर रहे हैं, हर 6th हाउस जो है आप उसको सिलेक्ट करते हैं सर्वे करने के लिए। वो तीसरी टाइप का यूनिफॉर्म इंटरवल इन ऑर्डर है, जैसे ये मैंने एग्जांपल दी कि आपको ये डेटा गिवन है, तो इसके अंदर आप जो है हर थर्ड एलिमेंट को, यानी जो भी ऑर्डर में हर थर्ड एलिमेंट को आप चूज कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप्स के आपके पास जो है ऑर्डर हो सकते हैं। तो आप समझ गए जो आपके पास सिस्टमेटिक सैंपलिंग है ये किस तरीके से करते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ तक? या Yes, किसी को sir, प्रॉब्लम clear है? है, clear है। सही है। तो ये जो आप अभी हम जो रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पढ़े, इसकी 4 टाइप्स हैं। तो ये 2 टाइप्स हो गई हैं। आप आ जाए, अब जो है थर्ड टाइप पर मैं जाता हूँ, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो जो आपके पास थर्ड टाइप है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ये किस तरह करते हैं, इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो अब इस पर आप आ जाइए। ठीक है, तो अब आ जाए आप इसमें अब ये, अच्छा अब ये देखें मैंने आपको दिखाया हुआ है
ये जो आपके पास टाइप्स हैं रैंडम सैम्पलिंग की, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप पढ़ चुके हैं, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग आप पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, इसमें जो आपकी पॉपुलेशन है उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करते। अब जो हम लास्ट 2 टाइप्स पढ़ेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, इसमें क्या प्रॉपर्टी है, इसमें जो पॉपुलेशन होते हैं उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पॉपुलेशन को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। जो भी पॉपुलेशन में आपके पास नेचर ऑफ द वैल्यूज है, उसके अंदर जो भी नेचुरल डिवीजन बन रही है उसको यूज करके हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो याद रखें आप, ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, इसमें हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करते। अब हम जो 2 टाइप्स की पढ़ेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग, इसमें हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। अब जैसे पॉपुलेशन को आप ग्रुप्स में डिवाइड करें, जैसे मैंने एग्जांपल दिखाई हुई है, डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ग्रुपिंग। आपकी जो पॉपुलेशन है, जैसे ग्रुपिंग बेस्ड ऑन एज के ऊपर अगर आप पॉपुलेशन को डिवाइड करें तो उसमें आप डिफरेंट एज ग्रुप्स में अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे मेंबर जिनकी एज बर्थ से 20 इयर्स तक है, उसका ग्रुप एक अलग कर दिया हमने, ये एक डिवीजन हो गई। एक 21 से 40 इयर्स तक जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी ग्रुपिंग अलग हो गई। इसी तरह 41 से 60 इयर्स तक जो आपके ग्रुप है, आप उनकी पॉपुलेशन अलग कर ली। जैसे मैंने एक मिसाल दी थी कि आपके एम्प्लॉय हैं, उनमें से 20 को चूज करके आप हज पर भेजना चाहते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉय को जो है डिवाइड कर सकते हैं एज ग्रुप की बुनियाद पर, ताकि हर एज ग्रुप की जो है आपके सैंपल में रिप्रेजेंटेशन हो जाए। यहाँ पर जो पॉपुलेशन को मैंने डिवाइड किया है वो बेस्ड ऑन एज है। इसी तरह ये आपके पास पॉपुलेशन है, इसको मैंने डिवाइड किया है ग्रुपिंग बेस्ड ऑन प्रोफेशन, कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें 4 टाइप्स, 4 प्रोफेशन के आपके पास जो है उसके अंदर लोग हैं पॉपुलेशन के, तो आपने उनको डिवीजन इन प्रोफेशन में डिवाइड कर दिया। डॉक्टर्स को अलग कर दिया, एक ग्रुप डॉक्टर्स का बन गया आपके पास, एक टीचर्स का बन गया, एक बैंकर्स का बन गया, एक लॉयर्स का बन गया। तो ये आपकी पॉपुलेशन के डिवीजन है बेस्ड ऑन प्रोफेशन। तो अब जो हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ेंगे या उसके बाद जो चौथी टाइप की सैम्पलिंग हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर उसका मैं एक ओवरऑल व्यू आपको बता दूं। तो इन दोनों में पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं। सर ये समझ नहीं आ रहा सर। पॉपुलेशन को हम ग्रुप्स में सर डिवाइड समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कौन सी चीज समझ में नहीं आई? ये वाली चीज को डिवाइड किस तरह किया है? जब से शुरू किया तब से यही सर थर्ड टाइप। कहाँ से समझ में नहीं आया? कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है? सर्टिफाइड सैंपलिंग यहाँ से बस ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग तक तो आप समझ गए ना? यस सर। अच्छा, ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग में और सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो अब तक हमने पढ़ी है, इसमें हमने जो भी पॉपुलेशन है उसको हमने कोई ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया। सही है? पॉपुलेशन जिस तरह थी हमने उसको उसी तरह किया। अब जो हम ये जो थर्ड टाइप की और जो फोर्थ टाइप की हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है आपके पास और क्लस्टर सैंपलिंग है, तो इनको करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब ग्रुप्स में डिवाइड किस तरह करते हैं? जैसे लेट से, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट करें, आपके पास जो पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के आपके पास जो है पर्संस प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपके एम्प्लॉइज हैं और जैसे आपके 1000 एम्प्लॉइज हैं। अब उनमें से आप 20 एम्प्लॉइज को आपने चूज करके हज पर भेजना है। एक आपने 20 एम्प्लॉइज का रैंडम सैंपल जो है वो चूज करना है। तो अब अगर मैं इसमें स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी पूरी पॉपुलेशन को एज वाइज, एज की बुनियाद पे मैं उनको डिवाइड कर देता हूँ। इससे पहले जो हमने किया था, जो एग्जांपल ली थी, उसमें हमने ऐसा नहीं किया था। तो जैसे मैंने 3 एज ग्रुप्स में अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? बर्थ से लेकर 20 इयर्स तक जो पर्सन है उनका एज ग्रुप अलग कर दिया, और 21 से 40 इयर्स अलग हो गए, और 41 से 60 इयर्स। तो ये जो मैंने अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड किया है एज ग्रुप्स की बुनियाद पे किया, एज की बुनियाद पे किया, और उसको मैंने डिवाइड किया इन एज ग्रुप्स। समझ में आ रही बात? क्लियर है यहाँ तक? क्या कोई मसला है? नो सर, क्लियर है सर। अच्छा, फिर उसके बाद अब जैसे एक और एग्जांपल है, फर्स्ट करें आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें आप उनकी एवरेज इनकम फाइंड आउट करना चाहते हैं, और आपके पास जो है डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं, 4 प्रोफेशन के लोग हैं आपकी पॉपुलेशन में। तो अब जब मैं उसमें उनको प्रोफेशन के बुनियाद पे डिवाइड करूंगा, तो कौन कौन से डिवीजन होगी? यहाँ पे 4 ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा। डॉक्टर्स को अलग कर दिया, टीचर्स को अलग कर दिया, बैंकर्स को अलग कर दिया, लॉयर्स को अलग कर दिया। ठीक है? तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसको, जो भी जिस चीज में आप इंटरेस्टेड है उसकी बेस पर आप उसको किस तरीके से मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है आप डिवाइड करेंगे। तो ये बात समझ गए आपके ग्रुप्स में आप किस तरह डिवाइड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप फर्ज करें बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। अब उनको अगर मैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहूँ, अब ये बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की जो पॉपुलेशन है, तो अब अगर मैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहूँ तो मैं किस तरह डिवाइड कर सकता हूँ? जूनियर्स में, सीनियर्स में, सोफोमोर्स में। समझ में आ रही ना? तो मुख्तलिफ ग्रुप्स हो सकते हैं। मैं सेमेस्टर वाइज भी डिवाइड कर सकता हूँ,
या प्रोग्राम वाइज भी डिवाइड कर सकता हूँ कि बीएस इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का के स्टूडेंट्स अलग कर दें, बीएस आईटी के स्टूडेंट्स अलग कर दें, बीएस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स अलग कर दें। तो मैं इनको प्रोग्राम वाइज भी डिवाइड कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं इनको सेमेस्टर वाइज भी डिवाइड कर सकता हूँ कि अगर एक ही प्रोग्राम के स्टूडेंट है, बीएस इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के स्टूडेंट है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अलग कर दें, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अलग कर दें, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अलग कर दें, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को अलग कर दें। तो ये इस तरह डिफरेंट ग्रुप्स में जो है आपकी डिवीजन हो जाएगी। समझ में आ रही बात क्लियर है? हेलो हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा, तो अब चूंकि ये मीटिंग जो है आपकी खत्म होने वाली है, तो मैं दूसरी मीटिंग में फिर इसको स्टार्ट करता हूँ स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग को। तो अब ये मीटिंग खत्म होने वाली, मैं आपको सर मीटिंग खत्म होने वाली है तो थोड़ा नमाज का वेट ले लें। अच्छा ठीक है, तो नमाज का ब्रेक दे दो। मैं 15 मिनट का ब्रेक देता हूँ। 15 मिनट के नमाज बाद में अभी 15 मिनट है, अभी भी 15 मिनट है नमाज नमाज में अभी भी 10-15 मिनट है। तो फिर आपको 15 मैं मिनट के बाद कितने ही टाइम ब्रेक का दे ब्रेक दूं? 20 मिनट का ब्रेक दे दूं आपको मैं? सर ये अभी क्लास खत्म होने देना। ये क्लास बस ये इसमें बस ये क्लास खत्म ही हो गई है। फिर बीच में 15 मिनट का ब्रेक होगा, फिर बाद में क्लास में मसला होगा सर। 8 बजे कहीं जाना